हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही सुंदर सा कोट आपके लिए है कि देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेल्यूर। आप जो सीखते हो, जो हार्ड वर्क करते हो, जो प्रिपरेशन करते हो ना, ये सारी चीजों का निचोड़ एक दिन सक्सेस के रूप में आता है। तो आज आप जो मेहनत कर रहे हो, यही आप लोगों की सफलता बनाने वाली है। आज आप ये जो लेक्चर देखोगे, पूरा लेक्चर देखोगे, सारे क्वेश्चंस को करोगे, कमेंट के अंदर में उनके आंसर्स करोगे, यही सारी चीज आपके लिए एक दिन सफलता लेकर आने वाली है। ठीक है, चलिए शिखा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जो है वो जो है सेशन को प्रमोट करते हैं, सेशन को जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बोलते हैं कि जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें है जो हम लोगों को मोटिवेट करती है और ज्यादा आप लोगों के लिए हार्डवर्क करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लगा दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो पुराने जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए वो लोग आप देख चुके हो। अगर नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को, जितने भी लेक्चर्स है, उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे में मिल जाएंगी या टीचिंग परीक्षा के चैनल में मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि कौन सा वाला पेयर इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा वाला गलत है या फिर सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर हम मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4A और पार्ट नंबर 9 यहां पर में दिया गया है। पार्ट नंबर 2 जो है वो भारत की नागरिकता से रिलेटेड है। भारत के संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ फ्रेंड। जैसे कि पार्ट नंबर 1 जो है वो यूनियन और इसकी टेरिटरीज, मतलब कि भारत का नाम, भारत का जो एरिया है, उन सारी चीजों से डील करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। भाग नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 जो है वो 5 से 11 तक के आर्टिकल्स से डील करता है, नागरिकता से रिलेटेड है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 2 किस चीज से रिलेटेड है? नागरिकता से रिलेटेड है। भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड है। भाग नंबर 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं पार्ट नंबर 4 में जो सरकारों ने अपनी पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखने हैं। ये कंपलसरी नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के जो आर्टिकल्स है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन सरकार ने कोशिश करनी है कि जब जब भी संभव हो उनको लागू करे। जैसे आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज दिया था, इसी के बीच में है, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं था कि पूरे देश में पंचायती राज लागू किया जा सके। फाइनली जो है फ्रेंड संवैधानिक स्तर के ऊपर में 1992 में जाकर उसको लागू किया गया। ओके, पार्ट नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक यूनियन, केंद्र सरकार के आर्टिकल्स है, केंद्र और उसकी जितनी भी मशीनरीज उसके रिलेटेड आर्टिकल्स। भाग नंबर 6 के अंदर में जो है फ्रेंड्स स्टेट से रिलेटेड है। भाग नंबर 7 पहले हुआ करता था, अब इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ओके, इसको डिलीट कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो है वो आता है 8। तो डायरेक्ट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना, 6 के बाद में डायरेक्टली 8वें नंबर का भाग है। पार्ट नंबर 7 डिलीट कर दिया गया है। ओके, तो भाग नंबर 8 के अंदर में यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड बात की गई है, और भाग नंबर 9 में पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहां पर में देखिए आप लोग, भाग नंबर 2 में नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कहा जाता है। भाग नंबर 4A के अंदर में आपका मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसको 1976 के अंदर में जोड़ा गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। और भाग नंबर 9 के अंदर में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश भाग नंबर 8 में दिया गया है, ठीक है, भाग नंबर 8 में। भाग नंबर 9 में पंचायत से रिलेटेड प्रावधान है, पंचायत या पंचायती राज से रिलेटेड प्रावधान, ठीक है। तो आपका कौन सा वाला गलत तरीके से युग्म लगा हुआ है वो पूछा था, तो डी आंसर हो जाएगा। पहले 3 सही है, तो एटलीस्ट इनको लिख दीजिए आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं ये, तो प्लीज इनको याद रखेंगे आप सभी के सभी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेहतर प्रिपरेशन के लिए कल जो है आपके लिए जितनी भी अनुसूचियां है, ठीक है, जितने शेड्यूल्स है वो सारे के सारे मैं आपको याद करवाने वाला हूं। तो कल सेशन में जरूर आना है सभी लोगों ने, एग्जैक्ट 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और उस सेशन को लाइक और नोटिफाई मी का बटन दबा देना आप लोगों ने, ताकि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मिल सके जल्दी से। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, अगर सेशन को लाइक कर दिया है तो जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी से। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए जितने और भी है, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जितने भी भाग है, ठीक है, जितने भी ये पार्ट्स बनते सारे के सारे 25 के 25 पार्ट्स मैं आपको याद करवा सकता हूँ।
ठीक है, कल हम 12 अनुच्छेद पूरे याद करेंगे, अनुसूचियां आप लोगों की 12 अनुसूचियां पूरी, ठीक है, 12 शेड्यूल्स। अगर आप कहोगे सारे भाग याद करवा दीजिए तो मैं उसको भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा सकता हूँ, ठीक है, ट्रिक के साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, नादिर शाह का हमला कब हुआ था दिल्ली के ऊपर में, ये आपको बताना है, ठीक है। और उस समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली के ऊपर में किसका शासन था? तो नादिर शाह एक अफगान शासक था, ये याद रखना आप लोगों ने, अफगान, ठीक है। और इसने भारत पर हमला किया, ठीक है, और दिल्ली के ऊपर में लूटपाट मचाई थी, ठीक है, नादिर शाह ने। इसी ने कोहिनूर हीरा भारत से लेकर चला गया था। तो 1739 के ऊपर में जो है फ्रेंड्स इसने भारत पर हमला किया था। उस समय में जो शासक था, ठीक है, मुगल शासक, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह उसका नाम था, उसको रंगीला बोलते थे। तुम्हारे भाई का मिजाज रंगीला मिजाज था, ठीक है, उसका, इसी वजह से उसको रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता था। तो नादिर शाह का हमला 1739 के अंदर में हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। इसी समय में, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला से उसने पीकॉक थ्रोन जो था ना आपका, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन जिसको बोला जाता था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वो उठाकर लेकर चला गया था वो, ठीक है। तो पीकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन, उस पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और उस पीकॉक थ्रोन को बनाया किसने था? ये, ठीक है, कुछ पेंटिंग्स में ये दिखता है, बहुत ही सुंदर सा था, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, इसी के अंदर में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। इसको लेकर चला गया था ये, ठीक है, कोहिनूर हीरे को इसमें जड़वाया था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। लेकिन आखिरी मुगल बादशाह कौन था जो इस पर बैठा? वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को इस नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली, देखिए फ्रेंड, द्रविड़ जो है शैली दक्षिण भारत के अंदर में फेमस है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो जो बने हुए होते हैं उनको द्रविड़ शैली में बनाया जाता है, ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर में। अब यहां पर मैं बोला गया आप लोगों को कि आपको बताना है कि उनके जो प्रवेश द्वार है उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्रविड़ इसके प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर आने स्टार्ट हो गए। मैं एक इमेज के जरिए आपको दिखाता हूँ। देखिए द्रविड़ स्टाइल में जो मंदिर बने हुए होते हैं उनका जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसको बोला जाता है गोपुरम, ठीक है, गोपुरम। ये यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, गोपुरम, ठीक है, जहां पर में लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं यहाँ पर में, ठीक है, लोग बैठते हैं जहां पर में, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है मंडप। और जहां पर में मेन जो भगवान की मूर्ति या फिर उनकी छवि रखी जाती है उसको बोला जाता है गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह। और उसके जस्ट ऊपर में, गर्भगृह के जस्ट ऊपर में जो एक बड़ा सा ऊपर में, सबसे ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। तो गर्भगृह के ऊपर में होता है शिखर, ओके। तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दक्षिण भारत के अंदर में? गोपुरम कहा जाता है, ये याद रखना। गर्भगृह जहां पर में जहां मूर्ति रखी हुई होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो दक्षिण भारत के अंदर में जो द्रविड़ स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, गोपुरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत का प्रथम वायसराय कौन था ये बताना है आप लोगों ने। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बताइए। आखिरी वायसराय कौन था ये भी आप लोग बता देंगे जल्दी से। तो देखिए अगर प्रथम वायसराय की बात की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट वायसराय, वायसराय वाली पोस्ट क्यों, मैं आपको पूरा का पूरा ही करवा देता हूं। क्या आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर रिवीजन करने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, सभी के सभी बच्चे। मैं एक एक चीज आपको बता देता हूं, मेरे साथ में अगर आप रिवाइज करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है यहाँ पर में कि भारत के अंदर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसके जरिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जो है फ्रेंड्स एक और चीज आपको बता दूं मैं कि दूसरे नंबर पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट कब बनी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये किया गया था 1833 में, 1833 में, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम, ठीक है, बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, फिर उसी पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स वायसराय, इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया था वायसरॉय,
ठीक है, ये कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, पहले वायसराय। ओके, तो अब यहां पर मैं क्या पूछा है आप लोगों से, पहले वायसराय कौन थे? तो वायसराय की पोस्ट जो बनाई गई थी उसमें सबसे पहला व्यक्ति, ठीक है, वो थे लॉर्ड कैनिंग। यही आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, लास्ट गवर्नर जनरल। उन्हीं की पोस्ट का नाम बदल के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय में। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। और सेकंड लास्ट वायसराय लॉर्ड वेवेल। ठीक है, सेकंड लास्ट वायसराय। बंगाल का जब बंटवारा हुआ उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे फ्रेंड्स, जितना ज्यादा अगर आप लोग जो है रिस्पांस आपका बराबर से रहता है, आप लोग सारे लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर देते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जितने भी वायसराय है, गवर्नर जनरल है, उन सभी की जितनी भी क्वेश्चंस उसके ऊपर में बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग। तो अभी हमने लोगों ने क्या देखा, ये वायसराय वाली पोस्ट कौन से साल के अंदर में आई थी? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से, कौन से साल के अंदर में आई थी? ठीक है, वायसराय वाली पोस्ट। इंपॉर्टेंट वायसराय की लिस्ट अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी मैं आप लोगों को तक पहुंचा दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर में वायसराय की पोस्ट बनाई गई थी। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अच्छा, ये जब भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। 1857 का विद्रोह जब हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय तो इनका नाम पड़ा 1858 में। एक साल पहले जो विद्रोह हुआ था उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ओके, ये जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो वायसराय है उनकी। ठीक है, तो प्लीज इनको भी याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ में लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, जैसे कि लॉर्ड लिटन आपसे पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, इन्हीं के समय में आर्म्स एक्ट, ठीक है, आयुध अधिनियम आया था जिसके तहत भारतीय लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, भारतीय भाषाओं के ऊपर में प्रतिबंध लगाया गया था, भारतीय भाषाओं के अखबार के ऊपर में। लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लगाया गया प्रतिबंध। और इसको हटाया किसने था? 1882 के अंदर में लॉर्ड रिपन ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी और टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष था जब प्लूटो को उसकी ग्रह की जो है स्थिति से हटा दिया गया था? मतलब अब वो ग्रह नहीं रहा, उसको बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है अब। और आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऐसे कितने ड्वार्फ प्लेनेट है हमारे अभी सोलर सिस्टम के अंदर में एट प्रेजेंट। कितने ड्वार्फ प्लेनेट है ये बताएंगे आप सभी के सभी। और कल आप लोगों को फ्रेंड्स सारी अनुसूचियां मैं करवाने वाला हूं कल रात 8 बजे। तो हर एक बच्चा कल के सेशन के अंदर में जरूर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। 12 अनुसूचियां है टोटल, पहले 8 थी, ठीक है, अब 12 हो चुकी है। 4 नई जोड़ी गई, कब कब जोड़ी गई, क्या उनमें है, सारी चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो कल 8 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्लूटो को उनकी ग्रह की पूर्व स्थिति से हटा दिया गया था? ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड 2006 के अंदर में। और टोटल अभी कितने आपके जो है ड्वार्फ प्लेनेट है? तो 5 बौने ग्रह है, मेकमेक, हॉमिए, सीरीस, एरिस और प्लूटो। इनमें से सबसे अंदरूनी बौना ग्रह कौन सा है? सबसे अंदरूनी ड्वार्फ प्लेनेट, तो ये याद रखिएगा प्लीज, सीरीज है। ठीक है, सीरीज, सीरीज जो है ये याद रखना है आप लोगों ने। मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल और बृहस्पति जो जुपिटर है हमारा, ठीक है, उनकी कक्षा के बीच में है। ठीक है, गुरु ग्रह जो है बृहस्पति, उन दोनों के, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, बौना ग्रह उसके अंदर में उनके बीच में घूम रहा है। तो सबसे अंदरूनी, ठीक है, मतलब पृथ्वी के सबसे पास वाला जो बौना ग्रह है वो सीरीज है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन एक यूपी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? स्टार्टिंग के अंदर में मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप लोग बताएंगे यहां पर में इसका आंसर क्या होगा। ओके, जल्दी से। तो किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो संवैधानिक दर्जा जो है फ्रेंड्स ये प्रदान किया गया था, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के जरिए। अच्छा, हमारे पंचायती राज के अंदर में कितने स्तर है पंचायती राज के अंदर में? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा आप लोग, हमारे पंचायती राज के अंदर में 3 स्तर है। ठीक है, सबसे पहला जो स्तर है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, वो होता है विलेज लेवल के ऊपर में ग्राम पंचायत।
ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर ग्राम पंचायत से ऊपर होता है पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल के ऊपर में, मतलब कुछ पंचायतों का ग्रुप, ठीक है, आसपास वाली पंचायतों का ग्रुप पंचायत समिति कहा जाता है उसको। फिर बाद में सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में। तो त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत के अंदर में है, ये भी याद रखना था आप लोगों ने। चलिए, तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके। जिस समय यह संवैधानिक संशोधन पारित हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आप लोग कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, ऐसे ही आप लोगों ने आंसर्स करना है, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इससे पहले एक चीज आप मुझे और बताएंगे कि पंचायती राज से रिलेटेड जो आप लोगों का पार्ट है, भाग नंबर कौन सा है ये भी बता देना आप लोगों ने। भाग नंबर 9 है, ठीक है, ये याद रखना आपने। स्टार्टिंग में हमने देखा है भाग नंबर 9। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ एक लाइक दूर है हम लोग 400 के टारगेट से हमारे, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। तो किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मान लीजिए कि राज्यपाल बनकर, ठीक है, कोई व्यक्ति आया तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट उस राज्य की टेरिटरी को कवर करता होगा वो दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल बनता है, मान लो मैं राज्यपाल बन गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है, दानिश सर को बुलाया, ठीक है, बोला कि आप राज्यपाल बन जाइए करके, ठीक है। तो अब राज्यपाल मैं बन गया तो मुझे शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। जो राज्य के अंदर में राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य को जो कवर करता होगा हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये याद रखना है आप लोगों ने, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विच गवर्न्स दैट स्टेट, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अच्छा मुझे बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है और राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है, ठीक है, ये भी बताएंगे आप लोग। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है, कि राष्ट्रपति को मजा नहीं आ रहा, बोले मेरे को इस्तीफा देना है करके, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति कोई बनता है, ठीक है, तो उसको शपथ को दिलाएगा राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ही देंगे वो। यहां पर आप समझिए, जब राष्ट्रपति है उसको उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे, उसको शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहा है तो मुख्य न्यायाधीश के पास में नहीं जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, वो किसके पास जाएंगे? उपराष्ट्रपति के पास में। अब उपराष्ट्रपति देखिए फ्रेंड्स, जब बनता है कोई तो उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और उपराष्ट्रपति को अगर अपना इस्तीफा देना है तो भी वो राष्ट्रपति को देंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, बताइए जल्दी से उनका नाम क्या था जिन्होंने इस्तीफा दिया? फास्ट कमेंट के अंदर में आंसर करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी से, ठीक है। राज्यपाल जो होता है फ्रेंड्स, जो भी राज्य में वो बन रहे हैं उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल का त्याग पत्र जो है वो भी राष्ट्रपति को संबोधित होता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति के पास में ही वो शपथ देता है। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है अभी, बिल्कुल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 67A के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से ये बताना है कि हमारे भारत के ऐसा कोई राष्ट्रपति आप लोगों को याद आ रहा है क्या जिन्होंने इस्तीफा दिया हो? भारत के राष्ट्रपति ने, कोई राष्ट्रपति ऐसा हो जिन्होंने इस्तीफा दिया हो? कोई है ऐसा? जल्दी से बताइए आप लोग अगर याद आ रहा हो तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ, एक राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई, 2 राष्ट्रपति ऐसे जिनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, ठीक है। एक है जाकिर हुसैन, ठीक है, और दूसरे है फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए जल्दी से। गाजी मलिक, चलिए मैथ्स की क्लास भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की होने वाली है,
जस्ट थोड़ी देर के अंदर में वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इनका एक्चुअल में इनका नाम क्या है, ये सबसे पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ये है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। और ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि इनका नाम क्या था, ग्यासुद्दीन। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है तुगलक को, और यहां पर भी ये वाली स्पेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। ओके, चलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाजी मलिक किसका नाम था? ग्यासुद्दीन तुगलक का ही नाम था, और वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अगर आप लोगों से दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी और कितने राजवंश उसमें हुए, तो पहला वंश था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसको इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता है, इलबुरी तुर्क वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और फिर लास्ट में आया लोधी वंश। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी ने। और तुगलक वंश की स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने, जिसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। यही जो आप लोगों का अभी क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों के आगे के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर में करेंगे। और कल आप लोगों की जो है सारी की सारी जो जितनी भी आप लोगों की पूरी अनुच्छेद है, जितने भी अनुसूचियां है, शेड्यूल्स है, वो सारे के सारे शेड्यूल्स भी हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, मैथ्स की क्लास आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो मैथ्स की क्लास के अंदर में जो है सर आपके आ चुके हैं, तो चलिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। थैंक यू। प्यारे परीक्षार्थियों, बेटा है ना, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, बच्चों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर और मैथ्स की क्लास में। ठीक है बेटा, तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए आप सभी लोग लाइव, और पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे जल्दी जल्दी फटाफट से। ओके बेटा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग है जी, है ना। उम्मीद करूंगा फटाफट से आप लोग कमेंट के अंदर आंसर करेंगे मैथ्स का एंजॉय करते हुए, है ना, और इन क्वेश्चंस को आसान बनाते हुए आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी में पूछे गए एग्जाम्स के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको फटाफट से करने हैं। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कितने कैसे कहां पर दिक्कत आई थी। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है बेटा। ओके, आपसे कह रहा है 9/7 की पावर में है 3, गुणा में 49/81 की पावर में है 2x-6, और ये कह रहा है बराबर है 7/9 तो x का मान पूछ रहा है बेटा क्या होगा। ठीक है, 6 आ रहा है। ओके बेटा, चलो एक बच्चे का, ज्यादातर बच्चों का 6 आ रहा है, फटाफट से देख लेते हैं, आ जाइए। आप बोलेगा बेस बराबर होना चाहिए, यहां 7/9 है, यहां भी 7/9 बन जाएगा, यहां 7/9 बनाना पड़ेगा। 7 को ऊपर करो, 9 को नीचे करोगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, है ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे, 7/9 की पावर बनेगा बेटा ये माइनस में 3। इधर 49/81 को आप क्या लिखेंगे, 7/9 का स्क्वायर। ठीक है, और पहले से वहां पर कितना है 2x-6 भैया पहले से है वहां पर, ये बराबर है 7/9 की घात कितना 9। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि -3 प्लस 2 से इंटू कर देंगे तो ये 4x, -2 छक्के 12, और ये बराबर आ जाएगा 9 के बेटा। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 और 3 15, माइनस का 15 बराबर 9, 4x बराबर कितना आएगा, 15 में 9 जुड़ जाएगा उधर जाके, यानी कि 24, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 6 के बराबर। क्लियर है, 4 से काटोगे 24 को 6 बार, यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर फोड़ा था, ए ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। जितने भी बच्चों ने ए लगाया था 6, 2 बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने लगाया था बेटा, बिल्कुल ठीक है। फटाफट से अगले का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग संध्या बेटा, गुड इवनिंग। बताइए बच्चों फटाफट से अगले का, सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो वह संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। फटाफट से बताइए। बालकृष्ण जी का 300 आ रहा है, सुशीला मौर्य वेरी गुड, गुड़िया ए वेरी गुड, प्रीति कितना आ रहा है बेटा, 24/6, 24/6 कौन सा है,
अर्चना कुमारी का ए, ज्यादातर लोगों का ए आ रहा है। हर हर महादेव प्रीति बेटा, हर हर महादेव। सवान जी राधे राधे बेटा, बताओ फटाफट से। 300 मेजोरिटी जो आंसर दे रही है वो 300 के साथ जा रही है। ओके, आइए करते हैं फटाफट से। कह रहा है अगर आप किसी संख्या के 75% में, कोई भी संख्या होगी, हमें नहीं मालूम, हमें यह मालूम है किसी भी संख्या का 75% है। कह रहा है अगर 75% में अगर आप 75 जोड़ दोगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या की बात की गई है। ठीक है, हम जानते हैं इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर परसेंट में बात की जाए तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। यानी कि संख्या की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, आप बोलोगे यहां लिख सकते हैं हम जी 100%। क्लियर है? इस 75 को उठा के इधर रख दो आप, तो आप क्या बोलेंगे, 100 माइनस 100%, माइनस में 75% जो है वो 75 के बराबर है। इसका मतलब 25% कितने के बराबर है जी, 75 के बराबर। क्लियर है? पूछ क्या रहा है, संख्या बताइए, तो आप बोलोगे भैया 25% की वैल्यू है 75, संख्या यानी कि 100% कितने के बराबर होगा, ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, अगर आप काटिएगा 25 चौका 100, तो 75 का 4 गुना होता है बेटा 300। वेरी गुड, 75 गुणा में 4, आप बोलेंगे 300 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। क्लियर है? 300 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट से देखो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपसे कह रहा है 75% जोड़ने पर, 75% का मतलब 75 बटे में 100। इसका मतलब अगर कोई संख्या 100 है तो 75 जोड़ो। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100। 3 में कितना जोड़ने पर 4 बनेगा, यानी कि 3 में हम कितना जोड़े कि संख्या 4 के बराबर हो जाए, आप बोलोगे 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 जोड़ो। तो 1 की वैल्यू 75 है, तो संख्या की वैल्यू पूछ रहा है, तो 75 गुणा में 4, यही चीज यहां हो रही थी। देखो 75 गुणा में 4 हो रही है, यहां भी सेम चीज हो रही है। 75 गुणा में 4, यहां भी 75 गुणा में 4। 3 में 4 जोड़ने के लिए 1 चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है 75 चाहिए, तो 4 की वैल्यू 75 गुणा में 4। क्लियर है? बात समझ आ रही है? फटाफट से, वेरी गुड, शाबाश। अगला पढ़िए, बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी वाली बतानी है। 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जी 2 की घात 50 है, ठीक है, फिर कह रहा है 3 की घात 40 है, फिर कह रहा है जी 4 की घात ये 30 है, और ये कह रहा है 5 की घात 20 है। इनमें सबसे बड़ी वाली बताइए कौन सी होगी। बताइए कमेंट में फटाफट से, सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है इसका, जल्दी जल्दी फटाफट से। ओके, बताओ। देखो बेटा, या तो संख्या बराबर करनी होगी या पावर बराबर करनी होगी, कुछ एक बराबर करना होगा, तभी आप बता सकते हो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, कुछ तो सेम होना चाहिए, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो हम यहां पर पावर सेम करेंगे सबकी। ठीक है, कैसे सेम करेंगे, ध्यान से देखो। सबकी पावर में कितना कॉमन है, 0 कॉमन है, यानी कि 10 कॉमन है। देखो 10 10 10 यहां भी है, तो सबकी पावर को 10 में तोड़ दो। 2 की घात पावर 10, ठीक है, 3 की घात पावर 10, 4 की घात पावर 10, 5 की घात पावर 10। क्लियर है? लेकिन आप बोलोगे भैया पावर तो 10 नहीं थी, पावर तो कुछ और दे रखी है। तो जितनी पावर दे रखी है उन्हें लिखते हैं 50। 10 से 50 में भाग लगाओ, 5 अंदर, 50 हो गया। 10 से 40 में भाग लगाओ, 4 अंदर। 10 से 30 में भाग लगाओ, 3 अंदर। और 10 से 20 में भाग लगाओ, 2 अंदर। खत्म। 2 को 5 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये बन गया 32 की पावर 10। 3 की पावर 4 होता है बेटा 81, 81 की पावर 10। 4 की पावर 3 होता है 64, इसकी पावर 10, और ये हो गया 25 की पावर 10। अब आप स्क्रीन पर देखो, अगर पावर बराबर है तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। ये 32 है, ये 81 है, ये 64 है, ये 25 है, ये सबसे बड़ी आ रही है ना। 81 बटे में 10 अगर आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ी है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है, 3/40। सी ऑप्शन इज राइट। क्या बोलोगे आप बेटा, 3/40 जो है वो सबसे राइट आंसर है। वेरी गुड। सर रोज मैथ की क्लास होती है क्या इसी टाइम पे? अभी तो इसी टाइम हो रही है बेटा आपकी मैथ्स की क्लास, डेली होती है। ठीक है, सेशन को फटाफट से एक बार दबाकर लाइक और शेयर करेंगे, और ये बता देंगे ये मेथड समझ आ गया आप लोगों को। जब भी आपसे पावर में क्वेश्चन देके ये पूछा जाए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो सबसे बढ़िया काम ये करिएगा कि आप क्या करना है, सबकी पावर को बराबर बनाइएगा। ठीक है, पावर बराबर कर दोगे तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन सी नंबर बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। क्लियर है बेटा? अगला फोड़िए, बताइए। कह रहा है 49 की पावर 15 -1 इनमें से किस किस से विभाजित है।
49 की घात अगर हम बात करें 15 माइनस 1 किस किस से विभाजित होगा? 50, 48, 29, 8। कमेंट में बताइए फटाफट से, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। बेटा बताओ। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखो, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है a की पावर n और b की पावर n इस रूप में दिया गया है और आपको मालूम हो कि n जो है वो विषम संख्या है। क्या है? विषम। यानी कि इनकी घात विषम संख्या अगर है तो ये वाला रूप हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा। क्लियर है? ऐसे अगर आप देखिए ये भी 15 है, यहां भी 15 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक की पावर कितनी भी रख लो एक ही आएगा। तो आप बोलोगे ये संख्या किससे विभाजित होगी? 49 माइनस 1, यानी कि ये संख्या 48 से विभाजित होगी। और क्योंकि 48 जो है वो 8 से कट जाता है तो ये संख्या 8 और 48 दोनों से विभाजित होगी, क्योंकि जो संख्या 48 से कटेगी वो 8 से भी कट जाएगी। क्लियर है? तो राइट आंसर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया ये जो नंबर है ये 48 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो राइट आंसर आएगा बेटा आपका 48 और 8। हमेशा याद रखो, अगर पावर विषम है ये वाली और बीच में माइनस का साइन है तो इसमें से इसको घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उससे कटेंगी। वैसे तो ये 48 से कटती, लेकिन 48 के साथ 8 भी ऑप्शन में दिया गया है और 8 48 को काट देगा, तो इसका मतलब 8 उस संख्या को भी काट देगा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, शाबाश, वेल डन। अगला बताइए फटाफट से, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इट एग्रीड की क्लास ऐप पर क्यों नहीं चल रहा है? किसकी क्लास नहीं चल रही? एलटी ग्रेड की चल रही है बेटा, बताओ। आपसे बोल रहा है यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर, मान लो ये क्रय मूल्य है, 15% लाभ, ठीक है, और 15% हानि, तो अंतर कितने का आ जाएगा? टोटल 30% का। 30% की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 450 है, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य होता है बेटा 100, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? फटाफट जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे। 30% की वैल्यू 450 दी है, 15% का लाभ और 15% की हानि के बीच में अंतर आएगा 30% का। क्लियर है? बात समझ आ रही है? फटाफट से। तो 15% 15 यानी कि 30% का अंतर है ये। 30% का अंतर 450 दे रखा है क्वेश्चन में और आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे बेटा क्या होगा? 30 कैसे आया बेटा? 30 ऐसे आया, देख लो ध्यान से। वैसे तो मैंने डायग्राम बनाया था, मैंने कहा समझ जाओगे आप लोग, कोई बात नहीं। 100 में खरीदोगे, 30% के 15% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 115 में। अगर 15% की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 85 में। इन दोनों में अंतर देख लो कितने का है। 115 में से 85 घटा दो, अंतर पता लग जाएगा, 30 का अंतर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी अब पता लग गया 30 कहां से है। अगर कहीं पर कितने परसेंट का लाभ हो और बाद में उतनी कितनी परसेंट की हानि हो और अंतर निकालना हो तो उनको जोड़ दिया करो, अगर एक जगह लाभ है और एक जगह हानि है तो। क्लियर है बात? एक जगह अगर लाभ है एक जगह हानि है तो आप क्या करेंगे? अंतर के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे जल्दी से। बेटा क्या आ रहा है? आप बोलेंगे भैया 0 से 0, 3 से काटोगे 15 और 15 का अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आएगा भैया 1500 रुपए। क्लियर है? यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हर बच्चे को क्लियर हो रहा है? सी बराबर आएगा 1500, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है? फटाफट से, वेरी गुड। लाभ लाभ दिया हो तो क्या करेंगे? देखो अगर दोनों चीजें सेम दे रखी है, लाभ लाभ दे रखा है, हानि हानि दे रखी है, तो अंतर के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, अगर एक जगह लाभ है एक जगह हानि और अंतर की बात करेगा तो जोड़ दोगे। ठीक है बेटा? सेम में माइनस करेंगे, डिफरेंट में प्लस करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2z है, मैंने इसको z प्लस z लिख दिया। ठीक है, ये भी तो z ही है, 2z हो जाएगा। कह रहा है वैल्यू बताइए किसकी? x अपॉन में x माइनस में z प्लस z अपॉन में y माइनस में z की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? बताइए फटाफट से बेटा, क्या आंसर आना चाहिए? वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको क्लियर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 0 इज राइट आंसर। कैसे दिखा?
x माइनस जेड की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक z को इधर लाओ तो ये x माइनस जेड हो गया, और एक y को उधर ले जाओगे तो z माइनस वाई हो गया, यानी कि x माइनस जेड की वैल्यू z माइनस वाई के बराबर है। तो आप क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे x अपॉन में x माइनस जेड प्लस z अपॉन में, आप बोलोगे यहां z माइनस वाई चाहिए मेरे को, z माइनस वाई चाहिए। अगर आप यहां z माइनस वाई लिखोगे तो z तो माइनस का था, यहां प्लस का हो गया, यहां y प्लस का था, ये माइनस का हो गया। तो ये कब हो जाएंगे, जब ये प्लस का साइन आप माइनस में कन्वर्ट करोगे तब। अब आप बोलोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बराबर है ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन में x माइनस जेड माइनस में z अपॉन में x माइनस जेड। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा जाएगा और ऊपर सेम चीज आ जाएगी x माइनस जेड, यानी कि कटने के बाद आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, वैल्यू 0 नहीं आएगी, 1 आएगी, 1। क्लियर है, तो 0 आप लोग गलत करेंगे, हटाएंगे यहां से। द राइट आंसर गो विद ऑप्शन नंबर सी। डिवाइड में अगर कोई चीज होती है तो वो कट के 1 हो जाती है, x माइनस जेड का x माइनस जेड में भाग जाएगा तो 1 होगा, 1। क्लियर है, याद रखो 0 और 1 हमेशा एक दूसरे के साथ खेलेंगे। अगर ऑप्शन में 0 और 1 है तो एकदम तुक्का लगाने की सोचना भी मत, क्योंकि जितना 0 के लिए आंसर आता है उतना ही 1 के लिए आता है। एक बात याद रखना बस, 1 कहां पर आएगा, जहां पर कोई भी चीज डिवाइड के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है कहीं भी, तो उसका आंसर 99% केस में 1 में कन्वर्ट होगा। यहां 1 क्यों आया, क्योंकि ये डिवाइड में था, देख रहे हो, इसीलिए 1 आया। अगर ये जोड़ने और घटाने में होता तो 0 आ जाता। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अगला बताइए फटाफट से, जल्दी से। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में अगर हम 50% की वृद्धि कर देते हैं, गोले की त्रिज्या को कह रहा है अगर आप 50% बढ़ा देते हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत सिंपल तरीका है, आप लोगों को मालूम है, जितने परसेंट बढ़ाया है उसको 2 बार जोड़ दो और प्लस में 2 बार गुणा करके 100 से भाग लगा दो, यही आपका आंसर आता है। सबसे बेस्ट, सबसे शॉर्ट तरीका यही है। क्लियर है, ये आ गया जी 50 और 50 100, यहां 2 जीरो कट गए जी, तो ये बनेगा 55 25, यानी कि एरिया कितना बढ़ेगा, 125%। खत्म। क्या बोलेंगे आप कि भैया एरिया बढ़ेगा 125%। ओरली कर सकते थे आप ये क्वेश्चन को। क्लियर है, वेरी गुड। तो हमें भी 0 दे दिया, अच्छा ओके, समझ आ रहा है, आंसर समझ आ गया। 125%। जब भी ऐसी कोई चीज हो जहां पर बढ़ाई गई हो उसको 2 बार जोड़कर 2 बार गुणा करके 100 से भाग लगा के आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। सही है बात बेटा, समझ आ रही है, सारों को समझ आ रही है जितने भी लोग लाइव हैं, वेरी गुड। अगला पढ़िए, कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 5 और 3 है। ठीक है, तो ये कह रहा है वह संख्याएं ज्ञात करो। अर्थमेटिक मीन कितना दिया है आपको, अर्थमेटिक मीन दिया है जी 5, ओके, और ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य आपको दिया है जी 3। क्लियर है, तो ये कह रहा है वह संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए का मतलब, अर्थमेटिक मीन का मतलब पता है क्या होता है, a प्लस बी बटे में 2। 2 संख्याएं अगर हैं तो उन दोनों का योग बटे में 2 कहलाता है अर्थमेटिक मीन। यानी कि ऐसी संख्याएं देखो जिनका योग 10 आना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये बनी। ऐसी संख्या जिनका योग 10 आए, 4 और 8 हो नहीं सकता, 2 और 4 हो नहीं सकता, 16 और 4 हो नहीं सकता, यही है एक आंसर। 9 और 1, क्योंकि यही वो 2 संख्या है जिनका योग 10 आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि अगर 2 संख्याओं का रूट, मल्टीप्लीकेशन का रूट 3 के बराबर है, इसका मतलब अगर मैं वर्ग करूं तो कह रहा है 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 9 के बराबर आना चाहिए था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी कि वो 2 संख्याएं जो पूछी गई हैं वो 9 और 1 ही हैं। सी ऑप्शन इज राइट। बात समझ आ गई सारे बच्चों को अच्छे से कि वो जिन 2 संख्याओं की बात कर रहा है वो संख्याएं हैं बेटा 9 और 1, क्योंकि जितना गुण आपका अर्थमेटिक मीन होगा उसका दुगना करोगे आप, वो संख्याओं का योग हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन आपको यहां 5 दिया है, तो 5 का दुगना करोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि जो भी 2 संख्याएं उनका योग 10 आना चाहिए, पहली बात। क्लियर है, ज्योमेट्रिक मीन जितना दिया जाता है उसका वर्ग जो होगा वो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। 3 है, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा। 9 कौन सी 2 संख्याओं का गुणा आ रहा है, वो इनका आ रहा है, तो यही आंसर है। क्लियर है, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी। डन, चलिए अगला बताइए फटाफट से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन हैं जिनके आयतन का अनुपात है 27 और 64, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। फटाफट से जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या आएगा फटाफट से। ओके, सारे बच्चे कमेंट में बेटा फटाफट से बताएंगे। थैंक यू सो मच आदित्य भाई। बाकी लोग भी सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे बेटा जल्दी जल्दी, और अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में फोड़ेंगे फटाक से। बेटा बताइए जल्दी से, है ना। ये कह रहा है कि दो घन है जिनके आयतन का रेशियो है 27 और 64। 27 और 64 है वॉल्यूम का रेशियो। तो भुजा का रेशियो क्या होता है? भुजा का मतलब होता है कि ये किसके क्यूब हैं, ये चेक कर लो बस। 27 होता है जी 3 का क्यूब और 64 होता है जी 4 का क्यूब। यानी कि भुजा अगर कभी भी पता करनी है कि भुजाओं में क्या अनुपात है, तो ये देखा करो आयतन का जो अनुपात है वो किसका घन दे रखा है। तो 27 जो है वो 3 का घन है, 64 जो है 4 का घन है, यानी कि भुजा में हो गया 3 और 4 का अनुपात। लेकिन आपसे भुजा का नहीं पूछा, एरिया का पूछा है। तो अगर कभी भी एरिया का अनुपात निकालना है तो ये देख लो 3 का वर्ग, भुजा का वर्ग कर दो, वही आंसर आ जाता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी कि भुजाओं में अनुपात होगा मेरे दोस्त 9:16 आपका सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है बेटा, जो बच्चे 3 और 4 बता रहे हैं वो भुजा का अनुपात है, वो भुजा का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा भुजा का वर्ग करके आता है, स्क्वायर करके आता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे बेटा 16 आएगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बढ़िया से अच्छे से क्लियर है तो बता देंगे एक बार फटाफट कमेंट के अंदर। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? शाबाश। अगला पढ़िए फिर बताइए जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या कहेंगे आप लोग फटाफट से। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 68 साल। 8 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात था 12 और 1 का। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए क्या होना चाहिए। फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट से बेटा बताइए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग आ रहा है 68 साल। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 12 और 1। तो आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको फटाफट से बताना है। 15 और 4 आ रहा है सोनाली का। ओके बेटा, एंड चकिया स्टार जी का आ रहा है सी, 15 और 4। ओके डन। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? बाकी लोग बताइए। प्रीति का सी, डन। मनीष कुमार मिश्रा वेरी गुड। आदित्य वेरी गुड, वेल डन। चलो रोहित शाबाश, सी। देखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि अब आंसर अलग अलग आने लग गए। ठीक है, 15-4 सभी लोग 15-4 पे आ जाओ। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग आपको दे रखा था 68 साल। ठीक है, अब ये कह रहा है 8 साल पहले, यानी कि पिता की उम्र को भी 8 घटा दो और बेटे की उम्र को भी 8 घटा दो, तो टोटल कितना घटाना पड़ेगा जी? 16। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 1 गया तो 5। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु में जो अनुपात था वो 12 और 1 का था। तो 12 और 1 यानी कि योग कितना हो गया? 13। तो 13 की वैल्यू आपको 52 दे रखी है भाई। योग कितना हो गया इनका? 13। तो 13 की वैल्यू योग बराबर 52 के आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। यानी कि ये 4 साल का, और 12 का 4 में गुणा करोगे 12 चौक 48। इसका मतलब 8 साल पहले जो पिताजी थे वो 48 साल के थे और बेटा जो था वो 4 साल का था। तो वर्तमान में क्या होगा? इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो। वर्तमान में बेटा होगा 12 साल का और पिताजी होंगे 56 साल के। ये वर्तमान आयु है दोनों की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात बताइए। तो 4 वर्ष बाद अगर पिताजी 56 साल के हैं तो 4 वर्ष बाद 60 साल के हो गए। बेटा अगर 12 साल का है तो 4 वर्ष बाद 16 साल का हो गया। इसको काट के रेशियो बनाना है बस। 4 चौक 16, 15 चौक 60। राइट आंसर आएगा 15:4। वेरी गुड। इसका मतलब आप में से जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन लगाया था उन सबका आंसर बेटा बिल्कुल बढ़िया है। शाबाश, जानदार, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने लगाया है। 15:4 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। सी होगा राइट आंसर। वेरी गुड आदित्य, रोहित, विष्णु, बबलू, पूनम, सोनाली वेरी गुड, वंदना, जूही शाबाश, प्रीति वेरी गुड, वंदना शर्मा वेरी गुड। सही है, 15:4 आएगा। अगला बताइए फटाफट से, गलत नहीं करना। ओके, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, बस ये याद रखना है। अगले का आंसर कमेंट में फटाफट से आप लोग बताएंगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक मूलधन है जो साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने आप का दुगना हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ब्याज की दर बताइए क्या होगी।
फटाफट से बताइए क्या होगी ब्याज की दर। वेरी गुड बालकृष्ण जी, सोनाली वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर फोड़ा है। अर्चना कितना आ रहा है? 1, ये क्या लिखा है आपने बेटा? सुनील कुमार सुमन 5, पूनम का 10, वेरी गुड, विष्णु प्रियम सी, मनीष वेरी गुड, बालकृष्ण जी ठीक है, पूनम का ठीक है। आ जाओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी राशि अपनी दुगनी हो रही है, मान लो हमारे पास मूलधन 1 रुपया था भाई और वो दुगना हो गया, तो यानी कि कितना हो गया? 2 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितने रुपए मिली होगी? आप बोलेंगे ब्याज मिली होगी भैया हमको 1 रुपया। खत्म क्वेश्चन। 1 रुपया ब्याज मिली है मूलधन 1 रुपए पर। रेट पूछ रहा है, रेट कितनी है, समय कितना लगा था इसमें? 10 साल, बटे में कितना? 100। बस सॉल्व कर दो, खत्म। 0 से 0, आर के बटे में कितना बचा? सॉल्व करने पर आर बटे 10 बचेगा, जो जिसके नीचे बचता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो रेट की वैल्यू कितनी है बेटा? 10% इज राइट, वेरी गुड, शाबाश। क्या बोलेंगे आप? 10% इज राइट आंसर। अगर किसी भी वेरिएबल के नीचे कोई वैल्यू लिखी है, जैसे आर एक वेरिएबल है, आर की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन उसके नीचे जो संख्या लिखी है वही उसका मान होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर आया ए, वेरी गुड बेटा, समझ आ रहा है फटाफट से आप लोगों को। चलिए अगला बताइए। ये कह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कह रहा है इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। यानी कि मान लो इसे सॉल्व करने पर एक वैल्यू आती है कोई भी अल्फा, तो दूसरा मूल आएगा जो वो आएगा 1/अल्फा, ये कह रहा है वो। तो कह रहा है इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ये तो मालूम है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बटे में ए, ठीक है। मूलों का गुणनफल करना जरा, अल्फा गुणा में 1/अल्फा। आप बोलोगे ये तो कट गया, यानी कि सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए की वैल्यू बराबर है सी के। ये और ये अगर किसी भी समीकरण में बराबर हैं तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जो दो मूल आएंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम आएंगे। क्या आएंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है फटाफट से? सारे बच्चों को क्लियर है? डन। ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया जैसे अगर मान लो कोई भी समीकरण आपको ऐसे दिया जाए 3x स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे कर लीजिए, एक समीकरण बना देते हैं जैसे 4x स्क्वायर और 8x प्लस में 4 बराबर 0, और आपसे पूछा जाए इसके समीकरण बताइए, इसके मूल क्या होंगे, तो और कह देगा अगर एक मूल इसका 2 है, फॉर एग्जाम्पल कह देगा एक मूल अगर इसका 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/2। कैसे पता चला? इसका उल्टा क्यों होगा? क्योंकि ए और सी पहला अंक और आखिरी ए बराबर है, ये और ये बराबर हैं। अगर आपको कोई एक मूल दे दिया जाए तो दूसरा मूल फटाक से बता देना कि ये होगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए और सी अगर कभी भी बराबर हैं किसी भी समीकरण में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला टर्म अगर ये बराबर हैं तो मूल एक दूसरे के हमेशा उल्टे होंगे। ये इस बात के ऊपर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं, कि ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो भी मूल आए, अगर मान लो 4 आ रहा है तो 1/4 आ जाएगा, एक 4 आ रहा है तो दूसरा 1/4 आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अगला बताइए फटाफट से, जल्दी से अगले का राइट आंसर बताइए। अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेसिप्रोकल शब्द भी आ जाए क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा ए और सी बराबर मिलेंगे वहां आपको, ठीक है। फटाफट से अगले वाले का आंसर बताएंगे आप सभी बच्चे कमेंट के अंदर, बेटा शाबाश बताइए। कह रहा है एक क्लास में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में पास हो गए। किसमें? इंग्लिश में कितने पास हुए हैं जी? 75%, ये पास हैं। तो फेल कितने हो गए? लुढ़क कितने गए? 25%, ठीक है। चलो आगे कह रहा है मैथ्स की अगर हम बात करें तो कह रहा है 60% विद्यार्थी पास हैं तो फेल हो गए 40%, ठीक है। और ये कह रहा है दोनों विषय की अगर हम बात करें तो दोनों विषय में क्या कह रहा है? 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो फेल वाले की तरफ लिखना है भैया 20%। इसका मतलब डायग्राम बनेगा फेल वालों का, ये तीनों डाटा दे रखे हैं आपको फेल वाले। तो एक गोला, दूसरा गोला, एक हो गया अंग्रेजी का,
एक हो गया गणित का, और ये 20 वाले जो दोनों वाले हैं उनको बीच पहले ही बिठा दो, ये रहा 20। और ये डायग्राम किसका बनना है, ये सब फेल वाले हैं, तो ये डायग्राम बनेगा फेल वालों का। ठीक है, आ जाओ। अंग्रेजी में कितने फेल थे टोटल, 25, 20 पहले से बैठे अंग्रेजी में, देख लो ये रहे। तो यहां कितने आएंगे, मात्र 5। अंग्रेजी वाले गोले में देखो 25 बनना है नहीं बनना, 25% फेल हो गए। अगर हम बात करेंगे मैथ्स में 40 थे तो 20 पहले से हैं, 20 यहां बैठे हैं। देखो मैथ्स वाले गोले में 40 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हाँ। मैथ्स वाले में 40 हो गए, अंग्रेजी वाले में 25 हो गए, और दोनों वालों में 20 हो गए। तो टोटल कितना बच्चा फेल हो रहा है, 20 और 20 40 और 5 45%। 45% बच्चा ऐसा है जो फेल हो गया। तो 100 में से 45 घटा दो तो पास कितना हो गया होगा, 55% बच्चा पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये बताइए उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कितना परसेंट बच्चा पास हो रखा है। तो आप बोलेंगे 55% बच्चा पास है जी। कितना पास है, 55% बच्चा जो है वो पास है। ये बात क्लियर है, बात समझ आ रही है। कितने परसेंट बच्चा पास होगा बेटा, आप बोलेंगे भैया 55%। 55% बच्चा क्लास में पास है। ठीक है बेटा, क्लियर है। ऐसे डायग्राम बना के आप इसको तोड़ सकते हैं। अगला बताइए फटाफट से, सारे बच्चे एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर देंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से बेटा। जिन्होंने लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगला बताइए फटाफट से, कह रहा है 3 संख्याओं को जोड़ने पर 58 आएगा। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या में 4 और 9 का अनुपात है। भाई 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली और दूसरी में अनुपात है जी 4 और 9 का, और दूसरी और तीसरी में है 9 और 16 का। तो 9 और 16 का बन गया। तो इस हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है बताओ, 16 और 4 20 और 9 29। हमारे हिसाब से योग है 29 और क्वेश्चन के हिसाब से है 58। तो हमारे हिसाब से जो 1 होना चाहिए वो क्वेश्चन के हिसाब से 2 के बराबर है। तो ये कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग बताइए। तो हमारे हिसाब से पहली और तीसरी संख्या का योग आना चाहिए था 20, लेकिन हमारा जो 1 है वो क्वेश्चन के 2 के बराबर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से योग जो है वो 20 का दुगना होगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो योग आएगा वो 40 आ जाएगा। खत्म। क्वेश्चन के हिसाब से जो योग आएगा वो 40 आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, क्लियर है? बोलो हाँ। हमारे हिसाब से योग आ रहा था 29, क्वेश्चन कह रहा था योग है 58, यानी कि जो हमारी वैल्यू है उसका दुगना बता रहा है क्वेश्चन हर चीज। तो हमारे हिसाब से पहले और तीसरे का योग था 20, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है तो 40। खत्म। क्लियर है? बात समझ आ रही है? हर बच्चे को क्लियर हो गई ये कहानी? फटाफट से बता देंगे एक बार बेटा, जल्दी जल्दी। बात समझ आ रही है? फटाफट से एक बार बताएंगे, फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्लियर है? वेरी गुड। सर रिपीट कर दीजिए एक बार और प्लीज। आदित्य देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में 4 और 9 का अनुपात दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ भैया दिख रहा है। और दूसरी और तीसरी में कह रहा है 9 और 16 का। तो देखो दूसरी और तीसरी में 9 और 16 हो गया, ठीक है। यानी कि तीनों संख्याओं का हमें अनुपात पता चल गया, चल गया। अब वो ये कह रहा था तीनों संख्याओं को जोड़कर 58 आना चाहिए। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 4 9 16, तो हमारे हिसाब से 29 आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है 58, तो यानी कि दुगना होना चाहिए। अगर आप दुगना करके देख लो, इनको सबको दुगना करो आप, देखो कितना आएगा, 58 आएगा। तो करो दुगना। 4 का दुगना करोगे 8, 9 का दुगना करोगे 18, 16 का दुगना करोगे 32। जोड़ लो आप, 32 और 8 40, 40 और 18 58। आ गया योग 58, यही कह रहा था वो। तो वो ये कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग बताइए। तो पहली है जी 8 और तीसरी है 32, दोनों का योग बनेगा 40। बात समझ आ गई अभी अच्छे से? बात समझ आ रही है? फटाफट से बात क्लियर है? फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। बात क्लियर है? ओके, फटाफट से अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। 2 वर्ष में 500 रुपया ब्याज मिलता है साधारण ब्याज। तो एक साल में कितना मिलेगा, 250। तो एक साल में 250, दूसरी साल में 250, ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डंडा खींचना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज वो होती है जो जितना ज्यादा होती है साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज? कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, यानी कि टोटल 520 आना चाहिए। तो 500 तो हो गया, यानी कि ये है 20। तो ये कह रहा रेट बताइए। तो आप बोलिए ये 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले, बताइए फटाफट से। चक्रवृद्धि ब्याज में ये 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पर ब्याज। तो ये पहले साल की जो ब्याज है उस पर ब्याज लगी थी 20 रुपया। तो अगर 250 रुपए पर मुझे 20 रुपया ब्याज का मिला है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने की है ये पूछ रहा है। खत्म। 0 से 0, 25 चौका 100, 4 गुणा 2 यानी कि 8% है राइट आंसर। क्लियर है बात? आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट की है बेटा? ब्याज की दर 8% होगी। बात समझ आ रही है? फटाफट से जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है? ओके, 8% इज राइट, वेरी गुड। 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए आंसर। क्लियर है बेटा? नोट हो गया सर? क्लियर है, वेरी गुड। चलो फटाफट से, शाबाश, डन। चलिए अगला बताइए एक और फटाफट से जल्दी से बताइए। कह रहा है दो शंकुओं के आयतन में जो अनुपात है वो 1 और 4 का है और व्यास में 4 और 5 का है, तो उनकी हाइट में क्या अनुपात होगा ये बताना है। बताइए फटाफट से, हाइट में क्या रेशियो होगा? जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताते जाएंगे। फटाफट बेटा बताइए। दो शंकुओं के आयतन का रेशियो है 1 और 4 का। आयतन क्या होता है शंकुओं का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? इसका भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की हाइट अलग अलग है, तो H1 H2 मान लो, R1 R2 मान लो, ठीक है? आप बोलेंगे 1/3 पाई 1/3 पाई तो कट गया, यहां 1/4 बचा। दोनों की रेडियस का जो अनुपात है उसका वर्ग कर दो। जो व्यास का अनुपात होता है वही रेडियस का होता है, याद रखिएगा, ठीक है? सेम होता है। तो 4 का वर्ग करोगे 16 और 5 का वर्ग करोगे 25। हाइट का अनुपात पूछ रहा है, H1 और H2 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। खत्म। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 25 एकम 25 और 16 चौक 64, यही होगा दोनों की हाइट का रेशियो। खत्म। 25 अनुपात 64 इज राइट आंसर। 25 रेशियो में कितना आएगा बेटा? 64। 25 के साथ आप 64 का अनुपात बनाएंगे, यही इनकी हाइट का रेशियो भी होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई है? फटाफट से सारे बच्चों को बात क्लियर है तो कमेंट में फटाफट से बता देंगे जल्दी से कि हाँ भैया क्लियर है। 25 और 64 का रेशियो बनेगा इनकी हाइट का। अगला ध्यान से करेंगे कमेंट में फटाफट से जल्दी क्या आंसर आना चाहिए बताइए। ये कह रहा है इफ अ मैन कवर्स 4/5 पार्ट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 5 मिनट्स, और ये अच्छा m मिनट कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, ठीक है, तब उसी चाल से उस पूरे पथ की एक परिक्रमा करने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। फटाफट से बताइए। एक आदमी 4 मीटर या 4 डिस्टेंस जाने में टाइम लेता है m मिनट, तो वो ये कह रहा है ये बताइए 5 जाने में वो कितना टाइम लेगा। हमने मान लिया x टाइम लेगा, कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू पूछ रहा है। खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 4x बराबर आएगा 5m। तो x की वैल्यू पूछ रहा है कितना टाइम लेगा, तो आपका आंसर आएगा 5m/4। इतना टाइम लेगा पूरा चक्कर लगाने में, यही आंसर है 5m/4। 5m/4 नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं, आंख बंद करके खत्म कर दो, ये सब गलत है, ठीक है? राइट आंसर आएगा आपका कितना? 5m/4, यही राइट टाइम लगेगा उसको पूरा चक्कर लगाने में। 4 लगाने में लग रही है m मिनट, तो 5 लगाने में x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x बराबर 5m, तो x की वैल्यू पूछ रहा है यहां कितना टाइम लगेगा, तो 5m/4 लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है? ये सारे ऑप्शन गलत दिए थे उसने, जो PYQ डाल रखा है जिसने बुक वाले ने, उस बुक ने मिसप्रिंट कर दी है, ठीक है? यहां उसको 5m रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर सही बना सकते हो आप। अगर वहां 5 लगाओगे आप, तब आप कहोगे ये आंसर हो सकता है। 5 लगाना भूल गया है वो, वहां लिखना भूल गया, ठीक है? क्योंकि जो किताब छापते हैं बेटा वो पढ़े लिखे नहीं है, किताब लिखने वाला पढ़ा लिखा होता है। जो छाप रहा है, जो प्रिंटर है, उसको नहीं मालूम क्या आंसर है, वो तो छाप देता है अपने हिसाब से। क्लियर है? अगला पढ़िए कमेंट के अंदर, बताइए। ये LT ग्रेड का है। किसी सभी पदों का समांतर माध्य 40 है और माध्य का 50 है, यानी कि आपका माध्य आ रहा है 40, माध्य का मतलब मीन आपका आ रहा है 40, और माध्य का यानी कि मीडियन आपकी कितनी आ रही है बेटा? मीडियन आ रही है 50। तो कह रहा बहुलक बताइए, मोड क्या आएगा? मोड पूछ रहा है, मोड कितना होगा? एक फॉर्मूला आपको पता है ना सब बच्चों को, कि मोड बराबर होता है मीडियन का 3 गुना और माइनस में मीन का दुगना। ये बात याद है? ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, याद रखना। क्वेश्चन तो दूर रहा, ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि बताइए मीन मीडियन मोड के बीच में क्या संबंध होता है।
या ये पूछ लेगा बताइए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है, सेम ही चीज है, ये याद रखना है। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए आप। मीडियन की कितनी है 50, तो 3 गुणा में 50 माइनस 2 गुणा में मीन की वैल्यू कितनी है जी 40। मीन की वैल्यू कितनी है जी 40। सॉल्व कर लो इसको। 50 गुणा 3 आ जाएगा 150 और 40 गुणा 2 आ जाएगा 80। 150 में से 80 गया, आप बोलेंगे बहुलक आएगा 70। बहुलक कितना आएगा बेटा, फटाफट से बता दीजिए एक बार कमेंट के अंदर। सारे बच्चे कमेंट में बता देंगे कि बहुलक कितना आएगा। आप बोलेंगे भैया बहुलक आएगा 70 के बराबर। ये बात क्लियर है। मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कंटिन्यूअस क्लास में रहे मैथ्स की में, और जो बच्चों को मैथ्स में डर लगता है या मैथ्स में वो चाहते हैं कि अच्छा स्कोर आए, तो रेगुलर क्लास में रहिए, मैथ्स में अच्छा स्कोर दिलवा देंगे, ये बता रहे हैं गारंटी से आपको। क्लियर है? बट आप रेगुलर क्लास लेते रहे, जो भी कुछ नया सीखे उसे नोट जरूर करते रहे। ठीक है, देखने पर लगता है बहुत आसान है, कुछ भी मैंने आपने कुछ नया देखा, आपको लगा होगा इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, बहुत आसान है। आप जब खुद से करोगे तो ये बात कंफर्म है कि आपका पेन रुक जाएगा करते टाइम। जैसे ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर को देख के लगता है, अगर ड्राइविंग की बगल वाली सीट पर बैठो आपको लगता है बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। चाबी लगाओ, ठीक है कि नहीं, क्लच दबा के रखो, गाड़ी घुमाओ, एयर रेस वो करो, फर्स्ट गियर डालो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो और गाड़ी छोड़ो, वो रेस दे दो, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी। ओके, लेकिन अगर आप ही को बिठा दिया जाए ड्राइवर के, भैया मैं हट रहा हूं आप चलो करो, या तो पहली बार में किसी में ठोक दोगे या पहली बार में गाड़ी बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। हाथ कब जाते हैं पता है, कभी कभी तो पैर ही कब जाता है। और जब पहली बार में नया नया सीखते हो तो होता क्या है, क्लच की जगह रेस दिल जाती है, होता है ना बहुत सारा। तो यही चीजें होती हैं जब आप नई नई सीखते हो चीजों को। देखने में लगती है आसान है, आप खुद से करोगे तो पक्का पैन रुकता है। क्लियर बेटा? तो आज अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर शाम को 8 बजे से आप लोगों को जुड़ना है इस क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग मैथ्स और जीएस को करते हैं। ठीक है, यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए याद रखो, अभी यूपी में अच्छी खासी भर्ती है ना, यूपी डेट भी आपका आ चुका है, एलटी ग्रेड भी आ चुका है, जीएस सेक्शन में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सारे बच्चे एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे बेटा, ठीक है, जितने बच्चे नए हैं वो लोग सेशन को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है सर, आप जितनी एनर्जी और मस्त मौले मौले मिजाज में पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच आदित्य भाई, थैंक यू बेटा। ओके, चलिए सभी को बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।